प्राचीन मिस्र जितनी रहस्यमयी सभ्यताएं बहुत कम हैं। एक शक्तिशाली साम्राज्य जो 3000 वर्षों से अधिक समय तक चला। इसने हमें पिरामिड दिए जो आज भी खड़े हैं और ऐसी पौराणिक कथाएं जो आज भी प्रेरित करती हैं। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक खोजे गए स्थानों में से एक है। फिर भी किसी न किसी तरह हमें अभी भी रोमांचक चीजें मिलती होती हैं। एबिडोस में पुरातत्वविदों ने अभी अभी 3600 साल पुरानी एक शाही कब्र का पता लगाया है। ये बहुत विशाल है। इसके प्रवेश द्वार पर देवताओं के सुनहरे चित्रलिपि बने हुए हैं, लेकिन फिरौन का नाम वो वहां नहीं है। उदैर, ये शासक कौन था और ये मिस्र की कहानी में कौन सा नया अध्याय खुल सकता है? यदि मिस्र में कोई ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली लगती है तो वो एबिडोस है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए यह पवित्र भूमि थी। उनका मानना था कि ये ओसिरिस का दफन स्थल था, वो देवता जिसकी वास्तव में मृत्यु हो गई थी, जिसके अवशेष अलग कर दिए गए थे और जो पाताल लोक पर शासन करने के लिए फिर से जीवित हो गया था। इस कारण से एबिडोस मिस्र का आध्यात्मिक मिलन स्थल बन गया। फिरौन ने यहाँ अद्भुत मंदिर बनवाए, जैसे सेटी का मंदिर जो अपनी राजाओं की सूची के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी दीवार जिसमें 76 फिरौन के नाम खुदे हुए हैं। पूरे मिस्र से तीर्थयात्री यहाँ आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे और ओसिरिस उत्सवों में भाग लेते थे, जहाँ उनकी मृत्यु और पुनर्जन्म का औपचारिक रूप से पुनर्मंचन किया जाता था। ये केवल प्रतीकात्मक पूजा नहीं थी, ये मिस्र का कॉमिक कॉन जैसा संस्करण था। लेकिन सुपर हीरो की वेशभूषा धारण करने के बजाय लोग देवताओं के पुनर्जीवित होने का अभिनय करते थे। जाहिर है फिरौन में ओसिरिस के जितना संभव हो सके उतना करीब दफन होने की होड़ लगी रहती थी। एबिडोस आंशिक रूप से कब्रिस्तान, आंशिक रूप से पवित्र शहर और आंशिक रूप से परलोक की बीमा पॉलिसी बन गया। हजारों साल आगे बढ़े और हमें अभी भी एबिडोस के आसपास उल्लेखनीय चीजें मिलती हैं। हाल ही में खोजी गई कब्र के मामले में भी ऐसा ही है। 2025 की शुरुआत में अमेरिका और मिस्र के शोधकर्ताओं की एक संयुक्त टीम ने अनुबिस पर्वत नामक एक चट्टानी उभार के नीचे खुदाई करने का फैसला किया। आपको अनुबिस याद होगा, सियार के सिर वाला देवता जो कब्रिस्तानों की रक्षा करता था। खोजी गई शाही कब्र सतह से 23 फीट नीचे छिपी हुई थी। अफसोस की बात है कि भले ही ये इतने लंबे समय तक पुरातत्वविदों से बचा रहा, लुटेरे बहुत पहले ही खजाना लेके भाग गए थे। वे निश्चित रूप से बता सकते थे कि ये किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की कब्र थी, ठीक उसी तरह जैसे आप बिना फर्नीचर वाली हवेली में घूम सकते हैं और फिर भी ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहां कोई अमीर व्यक्ति रहता होगा। कक्ष में मिट्टी की ईंटों के गुंबद थे जो 16 फीट से अधिक ऊंचे थे। ये सीधे खड़ी मादा जिराफ से भी ऊंचा है। 36 शताब्दियों पहले बनी किसी चीज के लिए ये अभी भी विशाल महसूस होती थी। हालांकि जब आप याद करते हैं कि मिस्रवासी वास्तुकला के उस्ताद थे तो कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। और कोई खजाना नहीं, कोई सुनहरा मुखौटा नहीं और दुख की बात है कि कोई नाम भी नहीं। वो नक्काशीदार घेरा जिसमें राजा की पहचान लिखी होनी चाहिए थी वो अपठनीय था। मिस्र की कब्रें आमतौर पर इस बात का बखान करती थीं कि अंदर कौन है। प्राचीन मिस्र में कार्टूश मूल रूप से राजाओं के लिए एक बड़ा अंडाकार नेम टैग था जो चित्रलिपि में लिपटा होता था। इन्हें वीआईपी पास की तरह समझें जो इस जीवन और अगले जीवन दोनों में काम करते थे। इसके बिना आपकी आत्मा परलोक के होटल में चेक इन नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्रवासियों के लिए आपका नाम, आपका रेन सिर्फ इसलिए नहीं था कि आपके शिक्षक आपको एक जैसे हेयरकट वाले बच्चों से अलग पहचान सकें। यह आपके अस्तित्व का एक मुख्य हिस्सा था। जब तक आपका रेन जीवित रहता तब तक आप भी जीवित रहते। अपना नाम भुला दिया जाना मृत्यु से भी बदतर नियति मानी जाती थी। एक आत्मा बिना नाम के यात्रा नहीं कर सकती। यही कारण है कि आपको हर जगह कार्टून्स दिखाई देंगे, मंदिरों, ओबेलिस्क, गहनों, मूर्तियों और मकबरे की दीवारों पर। ये वहां सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं था, इसने फिरौन की उपस्थिति को हर जगह आपके सामने और केंद्र में रखा। कल्पना कीजिए कि एक विशाल मकबरा बनाया जाए और 3600 साल बाद कोई अंदर आए और कहे, ये आदमी फिर से कौन है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए ये कल्पना करना उचित है कि हमारा अनाम फिरौन अनंत काल तक लुटेरों को डराता रहेगा। तो हाँ, कार्टूश को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। सबसे प्रसिद्ध और हैरान कर देने वाले उदाहरणों में से एक थुटमोस तृतीय के मकबरे से आता है। उनका दफन कक्ष और ताबूत सचमुच एक कार्टूश के आकार के थे। दूसरे शब्दों में पूरा कमरा उनके नाम का एक जीवित वास्तुशिल्प प्रतीक था। शुक्र है कि हाल ही में खोजे गए मकबरे में सब कुछ नहीं मिटाया गया था। प्रवेश द्वार पर सुनहरे रंगों में 2 परिचित रक्षक देवी आइसिस और नेफ्थिस चित्रित थे। आइसिस वो जादूगरनी थी जिसने ओसिरिस को फिर से जोड़ा और उसमें जान फूंक दी। नेफ्थिस उसकी बहन, मम्मी की शाश्वत शोक मनाने वाली और रक्षक थी। साथ में उन्होंने वादा किया कि जो कोई भी यहाँ विश्राम करेगा वो अकेले परलोक का सामना नहीं करेगा, और ये रहस्यमयी फिरौन के महत्व का एक अतिरिक्त प्रमाण है।
तो ये कौन हो सकता है? इसका उत्तर देने के लिए हमें इतिहास की गलियों में जाना होगा। ये मकबरा मिस्र के उस उथल पुथल भरे अध्याय का है जिसे दूसरा मध्यवर्ती काल कहा जाता है। एक शासक के बजाय देश में कई प्रतिद्वंद्वी राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना छोटा शक्ति आधार था, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का वास्तविक मिस्र संस्करण। और उस अराजकता के ठीक बीच में एबिडोस था। कुछ समय के लिए ये राजाओं के अपने वंश का घर था, जिसे तथाकथित एबिडोस राजवंश कहा जाता था। वे पिरामिड बनाने वाले नहीं थे, जिन्हें हर कोई जानता है, और इसीलिए वे इतने रहस्यमय हैं। उन्होंने अपने पीछे लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई महान स्मारक नहीं, कोई फैले हुए शहर नहीं, बस टूटे हुए पत्थरों पर नामों के टुकड़े। सदियों तक कई विद्वानों ने तो उनके अस्तित्व पर ही संदेह किया। 2014 में ये कुछ हद तक बदल गया, जब पुरातत्वविदों ने उन रहस्यमय राजाओं में से एक सिनेप्के के मकबरे की खोज की। अब सिनेप्के के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो बताता है कि उनके पास सुनाने के लिए काफी कहानी है। उसकी हड्डियों से 18 गहरे घावों का पता चला, वैसे ही जो युद्ध में मिलते हैं। उसकी खोपड़ी, पीठ और हाथों पर वार हुए थे, और शायद लड़ते हुए उसकी जान गई, जिससे वो उन गिने चुने फिरौन में से एक बन गया जो युद्ध में मारे गए। उसका मकबरा मामूली था, जिसमें पुराने राजाओं की इस्तेमाल की हुई चीजें थी, लेकिन इसने एक अनमोल चीज दी, सबूत। सिनेप्काई तक अबिदोस राजवंश सिर्फ एक सिद्धांत था, उसके साथ ये सच हो गया, और इसीलिए ये नई खोज एक बड़ी बात हो सकती है। अबीडोस में हाल ही में मिला शाही मकबरा सिनेप्काई के मकबरे जैसा ही है। इसमें चूना पत्थर के कक्ष, मिट्टी की ईंटों के गुंबद और रक्षक देवता हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा है, जो फिर से इस संभावना को बढ़ाता है कि हम एबिडोस के और भी पुराने, अधिक शक्तिशाली शासक को देख रहे हैं। वो जो कोई भी था, वो महान लोगों के साथ याद किया जाना चाहता था, जो विडंबना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतिहास ने उसे मिटाने की कोशिश की। शायद उसके मकबरे के साथ मिली अन्य चीजें हमें और बता सके। हाँ, और भी बहुत कुछ है, और ये वास्तव में काफी दिलचस्प है। अबिदोस से कुछ ही दूर बनावट गांव में पुरातत्वविदों ने रोमन काल की मिट्टी के बर्तनों की एक कार्यशाला खोजी। हाँ, आपने सही सुना, एक फिरौन के कब्रिस्तान के पास मिट्टी के बर्तनों का कारखाना। उस जगह पे मिट्टी की बड़ी भट्टियां, गोदाम और यहाँ तक के टूटे हुए टुकड़े भी थे, जिन्हें ऑस्ट्राका कहा जाता है। वे मूल रूप से प्राचीन स्टिकी नोट्स थे। बस खरीदारी की सूचियों के बजाय उन पर ग्रीक और डेमोटिक मिस्र की भाषा में रसीदें लिखी थीं। रोजमर्रा के लेन देन के छोटे रिकॉर्ड, ऐसी चीज जिसकी आप किसी खोए हुए राजवंश के राजा के पास मिलने की उम्मीद नहीं करेंगे। सच कहूं तो कुम्हारों ने एक मौका गवा दिया। उबाऊ रसीदों को भूल जाइए। उन्हें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को ओसाइरिस मग और अनुबिस की मूर्तियां बेचनी चाहिए थी, लेकिन इतना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सदियों बाद मध्यकाल के दौरान वही जमीन एक कब्रिस्तान बन गई। पुरातत्वविदों को मिट्टी की ईंटों की कब्रें मिली, जिनमें कंकाल के अवशेष थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि फिरौन के युग के सैकड़ों साल बाद भी अबिडोस ने अपना महत्व बनाए रखा। तो बार बार इसी पहाड़ी पर क्यों? क्या ये जगह वाकई परलोक का द्वार है? आखिरकार ये वही जगह है जहां कहा जाता है कि ओसाइरिस विश्राम करते हैं। वो विश्वास हजारों सालों तक एक साए की तरह बना रहा, इतना मजबूत कि फिरौन और बाद में मध्यकालीन परिवारों को यहाँ खींच लाया। अलग अलग रस्में, वही पवित्र भूमि। हालांकि सच तो यह है कि रोमन यहाँ ओसिरिस के लिए नहीं आए थे, वे बर्तन बनाने आए थे। अबाइडस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खुदाई जारी रहेगी, और कौन जानता है कि भविष्य में और क्या खोजा जा सकता है। आज पुरातत्वविद ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो मूल रूप से रेगिस्तान के लिए एक्सरे चश्मे की तरह हैं। हर स्कैन एक छिपे हुए कक्ष को उजागर कर सकता है, या अगर हम भाग्यशाली रहे तो अंत में हमारे अनाम फिरौन को उसका रेन वापस मिल जाएगा। सच तो ये है कि मुझे ये जानने में काफी दिलचस्पी होने लगी कि वो कौन था, तो उम्मीद है जल्दी कुछ पता चलेगा। बस कुछ ही समय की बात है, या आपका अपना कोई अंदाजा है? मुझे जरूर बताएं। पनामा में पुरातत्वविदों को एक साधारण धूप से झुलसे हुए मैदान के नीचे सोने से ढके हुए सरदार मिलते रहे। काफी अजीब बात है। फिर उन्हें सरदारों के ऐसे छोटे राज चिन्ह मिले जो केवल किसी बच्चे की ही हो सकते थे। उस खोज ने इस स्थल की व्याख्या ही बदल दी। एल कानियो अब केवल एक समृद्ध औपचारिक स्थल नहीं रह गया था। ये एक ऐसी जगह की तरह दिखने लगा जहां सत्ता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जा सकती थी। और अब वहां खुले एक नए कक्ष ने उस तस्वीर को और विस्तार दिया है। एल कानियो प्राचीन सोने की सामान्य कहानियों से बिल्कुल अलग है। सबसे नए कक्ष से, जो लगभग 800 से 1000 ईस्वी का है, केवल चमकदार कलाकृतियां ही नहीं मिली,
इसने एक बहुत बड़े पैटर्न में एक और कड़ी जोड़ दी। पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण और एक मुख्य उच्च स्तरीय व्यक्ति मिला जिसकी पहचान न सोने के स्थान से हुई। ये मिट्टी में दबा हुआ कोई मामूली खजाना नहीं था, ये पद और प्रतिष्ठा का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। वे वस्तुएं अपने आप में बहुत स्पष्ट हैं। 2 कंगन, 2 झुमके और चमगादड़ और मगरमच्छों से सजे हुए सीने के आभूषण। ये वैसे चीजें नहीं है जिन्हें कोई यूं ही लापरवाही से फेंक दे। उन्हें कुछ संदेश देने के लिए चुना गया था। बिना किसी बिलबोर्ड, स्पॉटलाइट या विशाल पत्थर के शिलालेखों वाली दुनिया में सोना ही सब कुछ बयां करता था। इसने सबको बताया कि उस कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। इसकी जगह इसे और भी हैरान करने वाला बनाती है। न मिस्र, न पेरू और न ही विशाल खंडहरों से भरा कोई प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल। मध्य पनामा ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को अक्सर प्राचीन अमेरिका के मुख्य केंद्रों के बीच की जगह माना जाता था, जो उत्तर में माया और दक्षिण में महान एंडियन संस्कृतियों के बीच फंसा हुआ था। एल कानियो बार बार उस पुराने नजरिए को चुनौती देता है। वो पुरानी धारणा किसी कारण से बनी थी। पनामा का ये हिस्सा आपको किसी पत्थरों से बने साम्राज्य जैसा नहीं लगता। यहाँ ना तो विशाल मंदिरों की कतारें हैं, न नक्काशीदार दीवारें और न ही ऐसे खंडहर जो चिल्लाकर कहें यहाँ एक शक्तिशाली समाज था। उष्णकटिबंधीय मध्य अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें ऐसी सामग्रियों से बनी थी जो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। लकड़ी, फूस, रेशे, खाल, पंख, इनमें से ज्यादातर चीजें 1000 साल तक टिकी नहीं रह पाती। इसलिए जब सोना बच जाता है तो ये अतीत की सबसे मुखर आवाजों में से एक बन जाता है, और एल कानियो ने उस आवाज को इतनी जल्दी नहीं खोया। जूलिया मेयो की टीम ने 2005 में वहां भूभौतिकी सर्वेक्षण शुरू किया था। 2010 तक उन्होंने लगभग 16 फीट गहरा गड्ढा खोदा और सोने से ढके एक सरदार को खोज निकाला। फिर उस स्थल का महत्व बढ़ता ही है, और अधिक आभूषण मिले और कक्ष सामने आए, और सबूत इस मैदान को एक पूरे औपचारिक परिदृश्य से जोड़ने लगे। ये कोई किस्मत से मिली छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये वर्षों की धीमी और धैर्यपूर्ण मेहनत थी जिसने एक शांत चरागाह को पनामा की सबसे बड़ी पुरातात्विक कहानियों में से एक बना दिया। ये विरोधाभास बहुत ही अद्भुत है। सतह से एल कानियो साधारण दिखता है, एक ऐसी जगह जहां आप घास, मवेशी और गर्मी की उम्मीद करेंगे, राजवंशों की नहीं। लेकिन उस साधारण जमीन के नीचे पुरातत्वविदों को अधिकार के ऐसे प्रतीक मिले जिन्हें दूर से देखने के लिए बनाया गया था। पॉलिश किया हुआ सोना तेज धूप में चमक उठता होगा। जब कोई नेता चलता था तो सीने के आभूषण चमकते होंगे। पशु चित्रण, चमगादड़, मगरमच्छ और अन्य शक्तिशाली जीव गहनों को अधिकार की एक दृश्य भाषा बना देते थे। ये वो रुतबा था जिसे आप तुरंत पहचान सकते थे। और ये नया कक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अकेला नहीं है। मेयो ने कहा कि इस स्थल से 9 समान कक्ष मिले हैं, और ये वो स्थान था जहां लगभग 200 वर्षों तक कुलीन व्यक्तियों को दफनाया गया था। ये खोज इस स्थल की व्याख्या का विस्तार करती है। एक समृद्ध कक्ष दिलचस्प है। कई पीढ़ियों तक शक्तिशाली लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक औपचारिक विश्राम स्थल पूरी तरह से कुछ और ही संकेत देता है। ये एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था जैसा लगने लगता है। आप उस व्यवस्था को 2024 की एक और बड़ी एल कानियो खोज में और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुरातत्वविदों ने 750 से 800 ईस्वी के आसपास दफन एक महत्वपूर्ण कोकले लॉर्ड के साझा कक्ष का पता लगाया। अंदर सोने के आभूषण, मिट्टी की वस्तुएं, घंटियां, स्कर्ट और बांसुरी का एक सेट था। टीम ने उन्हें लॉर्ड ऑफ द फ्लूट्स का नाम दिया, जो लगभग पौराणिक लगता है जब तक कि आपको याद ना आए कि ये कोई मिथक नहीं है। ये उसी स्थल पर पाई गई एक वास्तविक औपचारिक परंपरा का एक वास्तविक व्यक्ति है। उस दफन स्थल के आसपास दायरा और भी बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं को उसी परिवेश में रखे गए कई अन्य व्यक्ति मिले। रिपोर्टों में कहा गया है कि कुल संख्या 30 से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। उस समय आप अब केवल वस्तुओं के संग्रह वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं देख रहे होते हैं। आप एक घटना, एक सुनियोजित प्रदर्शन देख रहे हैं, जो देखने वाले हर किसी के लिए एक संदेश है कि ये नेता एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में था। इस व्याख्या को शोध का समर्थन प्राप्त है। एल कानियो के कई कक्षों के 2020 के एक अध्ययन में बार बार वही बुनियादी पैटर्न पाया गया। एक उच्चतम स्तर का व्यक्ति और अन्य लोग उस केंद्रीय आकृति के चारों ओर व्यवस्थित थे, और एक मजबूत भावना कि पूरी रचना सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी। लेखकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इनमें से कुछ अंतिम समारोहों में बहुत कठोर अनुष्ठान प्रथाएं शामिल थी। लेआउट स्वयं शक्ति के प्रदर्शन का हिस्सा था। अब बच्चों के आकार के राज चिन्हों पर वापस चलते हैं, क्योंकि ये सबसे अजीब सुराग हो सकता है। मेयो की शुरुआती सफलताओं में से एक तब मिली जब उन्हें एहसास हुआ कि सोने की छोटी वस्तुओं का एक सेट एक वयस्क के लिए बहुत छोटा था। वे एक ऐसे बच्चे के लग रहे थे जिसे एक मुखिया की तरह सजाया गया था। बाद में टीम को 12 साल के लड़के के कंकाल पर सोने के बाजूबंद मिले। दोनों खोजें एक ही दिशा में इशारा करती हैं।
यहाँ रुतबा शायद ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी व्यक्ति ने जीवन के उत्तरार्ध में कमाया हो, ये जन्म से शुरू हो गया होगा। वो निहितार्थ महत्वपूर्ण है। यदि पद पिता से पुत्र को मिलता था तो एल कानियो हमें केवल कुछ अलग थलग नेता नहीं दिखा रहा था, ये एक वंशानुगत शक्ति व्यवस्था को उजागर कर रहा था। इसका मतलब है स्थापित परिवार, उत्तराधिकार और पूरे समुदाय द्वारा उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त मजबूत नियम। स्वर्ण शिल्प विशेषज्ञों का अस्तित्व होना ही था। औपचारिक ज्ञान को संरक्षित किया जाना था, श्रम को व्यवस्थित करना पड़ा। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे जो चलते फिरते सब कुछ जुगाड़ से कर रहे थे, ये एक व्यवस्थित ढांचा था। ये भी बताता है कि एल कानियो खजाने की कहानी से बड़ा क्यों लगता है। सोना सबसे पहले ध्यान खींचता। असली विषय राजनीतिक परिपक्वता है। वस्तुएं केवल इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि वे क्या प्रकट करती, पदानुक्रम, समारोह, विरासत में मिला अधिकार और एक नेतृत्व वर्ग जो शक्ति का प्रदर्शन ऐसे कर सकता था जिसे हर कोई समझ सके। सोना वो है जो सबसे पहले आपकी आंखों को भाता है। चमक फीकी पड़ने के बाद सामाजिक व्यवस्था ही स्थल को दिलचस्प बनाए रखती है। एल कानियो के इतना महत्वपूर्ण होने का एक और कारण है। 2 मील से भी कम दूरी पर सिटियो कोंटे स्थित है, पुराना पनामा स्थल जिसने लंबे समय से स्वर्ण समृद्ध परंपरा के मुख्य प्रमाण प्रदान किए थे। वर्षों तक सिटियो कोंटे बड़ा संदर्भ बिंदु था। फिर एल कानियो ने अपने स्वयं के प्रमुखों, अपने गहनों, अपने औपचारिक पैटर्न को सामने लाना शुरू किया। अचानक ये कोई एक अलग थलग हॉटस्पॉट नहीं था, ये एक व्यापक सांस्कृतिक दुनिया थी जो उसी परिदृश्य में सबके सामने छिपी हुई थी। एक बार जब आप उस दुनिया की कल्पना करते हैं तो एल कानियो अविश्वसनीय रूप से दृश्यमान हो जाता है। कोई विशाल पत्थर के स्मारक नहीं है, एक समारोह फिर भी भव्य महसूस हो सकता है। बांसुरी बज रही है, घंटियां हिल रही हैं, सोने की छाती की प्लेटें चमक रही हैं, कपड़ों में मोती सिले हुए हैं, जानवरों के प्रतीक वंश और पद को दर्शा रहे हैं। एल कानियो में मिले एक शुरुआती प्रमुख ने सोने की छाती की प्लेटें, बाजूबंद, घंटियों का कंगन, खोखले सोने के मोतियों की बेल्ट पहनी थी और 2000 से अधिक छोटे सोने के गोले इस तरह व्यवस्थित थे जैसे किसी सैश पर सिले हों। ये कोई साधारण फैशन नहीं है, ये औपचारिक रंगमंच है। इन अंतिम समारोहों में से एक की कल्पना करें, एक नेता को केंद्र में रखा जाता है, सोना रोशनी को पकड़ता है, संगीत पूरे मैदान में गूंजता है, साथियों को सख्त अर्थ के साथ व्यवस्थित किया गया है। उपस्थित हर कोई बिना किसी लिखित शब्द के दृश्य को पढ़ सकता है। इस व्यक्ति का स्थान सर्वोच्च था, ये परिवार महत्वपूर्ण थे, ये व्यवस्था अब भी जारी है। मुद्दा निजी दुख नहीं था, मुद्दा सार्वजनिक स्मृति और सार्वजनिक पदानुक्रम था। यही कारण है कि एल कानियो पनामा के इतिहास को एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से बदल देता है। ये केवल मानचित्र पर एक और पुरातात्विक आकर्षण नहीं जोड़ता है, ये दिखाता है कि मध्य पनामा के अपने शक्तिशाली प्रमुख, अपने औपचारिक विशेषज्ञ, अपने पद के प्रतीक और शायद अपनी वंशावली रेखाएं थी। ये क्षेत्र केवल बड़े पड़ोसियों से महत्व नहीं ले रहा था, ये अपना स्वयं का महत्व उत्पन्न कर रहा था और ये स्थल अभी भी उस बात को स्पष्ट कर रहा है। एल कानियो ने वर्षों की खुदाई में पहले ही कई विशिष्ट कक्षों का खुलासा किया है और प्रत्येक नया कक्ष कहानी का विस्तार करता है। तो यहाँ मुख्य खोज कोई कंगन या कान की बाली या सोने से भरा कक्ष भी नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि एक साधारण पनामाई मैदान, शासकों के कब्रिस्तान और एक भूली हुई शक्ति प्रणाली के सुराग छिपाए हुए था जो पूरे समय वहीं थी, बस किसी के गहराई से देखने का इंतजार कर रही थी। दिसंबर 2012 में बहुत से लोग इस बात से घबरा रहे थे कि दुनिया किसी विनाशकारी घटना में खत्म हो सकती है और ये सब मशहूर माया कैलेंडर की वजह से था। समय को ट्रैक करने का ये प्राचीन तरीका अंतहीन अटकलों का विषय रहा था, लेकिन इसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक निश्चित रूप से कैलेंडर के कुछ संस्करणों में मिली 819 दिनों की गिनती थी। कोई नहीं बता सका कि ये वहां क्यों था या ये कैसे काम करता था, जब तक कि हाल ही में कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं के एक समूह ने आखिरकार इस कोड को नहीं सुलझा लिया। सबसे पहली बात, माया कैलेंडर कैसे काम करता है। तो माया सभ्यता दिनों को ट्रैक करने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग करती थी वो उस पर आधारित थी जिसे अब हम कैलेंडर राउंड कहते हैं। इसे 3 आपस में जुड़े गियर की तरह समझिए। ये 3 चक्र हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला 365 दिनों का सौर वर्ष है जिसे हाब के नाम से जाना जाता है। दूसरा 20 नामों का एक चक्र है और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा 13 संख्याओं का एक लंबा चक्र है जो सोलकिन नामक 260 दिनों का एक पवित्र अनुष्ठान कैलेंडर का निर्माण करता है। जैसे हम 25 दिसंबर 2025 जैसा कुछ कहते हैं, उन्होंने अपने दिनों का नाम इस आधार पर रखा कि ये 3 चक्र कैसे मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास दिन 3 मानिक और पोहप महीने की 14वीं तारीख है। तीनों चक्रों को फिर से उसी तरह संरेखित होने में 52 साल लगते हैं।
उसके बाद दिन दोहराने लगते हैं। लेकिन यहीं से चीजें और अधिक जटिल और रहस्यमयी होने लगती हैं। कुछ माया स्मारकों पर हमें एक और चक्र 819 दिनों की गिनती के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाले रहस्यमयी शिलालेख भी मिले हैं। इन शिलालेखों के लगभग 20 उदाहरण हैं जो ज्यादातर मेक्सिको में पलेंके और याक्सचिलन जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी यादृच्छिक नहीं लग रहा था और ये कैलेंडर जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा रहा होगा। शुरुआती शोध से पता चला कि 819 दिनों के चक्र को 4 रंगों में से एक और उनसे जुड़ी दिशाओं द्वारा दर्शाया गया था। काला पश्चिम से, लाल पूर्व से, सफेद उत्तर से और पीला दक्षिण से जुड़ा था। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि समय की इस अवधि को 3 छोटे चक्रों में विभाजित किया जा सकता है, एक 9 दिनों का, एक 7 दिनों का और एक 13 दिनों का। उन्हें एक साथ गुणा करें और आपको 819 दिन मिलेंगे। काफी अच्छा है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये रंग योजना और 3 चक्र व्याख्या के एक बुनियादी स्तर की तरह लग रहे थे और विशेषज्ञों को पूरा यकीन था कि इसका असली उद्देश्य अभी भी हमसे छिपा हुआ था। शोधकर्ताओं ने एक और बात गौर की कि दिनों की इस अजीब गिनती को ज्यादातर वाई ग्लिफ के बाद एक संख्या का उपयोग करके दिखाया गया था, लेकिन कुछ मामलों में उन्होंने काबिल का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ग्लिफ भी जोड़ा। ये एक शक्तिशाली माया देवता थे जो अक्सर सृष्टि और बिजली से जुड़े होते थे। उन्हें आमतौर पर उनके माथे से निकलती एक मशाल द्वारा दर्शाया जाता था जो जीवन की चिंगारी का प्रतीक थी। लेकिन 90 के दशक में एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि जब काबिल के शिलालेख में उनके माथे से धुआं और आग निकलती दिखाई देती थी तो ये वास्तव में बृहस्पति या शनि ग्रहों या शायद दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता था। रुको, इसका मतलब है कि 819 दिनों की गिनती किसी तरह से दोनों ग्रहों से जुड़ी हो सकती है। वहां से शोध इस बात का पता लगाने पर केंद्रित हुआ कि वो संबंध क्या हो सकता है। पहला निष्कर्ष ये है कि इस कैलेंडर ने माया सभ्यता को किसी तरह से उन ग्रहों की गति पर नजर रखने में मदद की होगी। फिर उन्होंने कुछ दिलचस्प नोटिस करना शुरू किया। ये चक्र विशेष रूप से बृहस्पति और शनि की सिनोडिक अवधियों से जुड़े हो सकते हैं। सिनोडिक अवधियों से हमारा तात्पर्य उस समय से है जो किसी खगोलीय पिंड जैसे कि ग्रह को पृथ्वी से देखे जाने पर उसी या लगभग उसी स्थिति में लौटने में लगता है। हालांकि यह संभावना काफी रोमांचक थी, लेकिन कुछ बातें पूरी तरह मेल नहीं खा रही थीं। प्रत्येक ग्रह बहुत अलग तरह से चलता है और 819 दिनों की अवधि में कई ग्रहों को फिट करने की कोशिश करना काम करता हुआ नहीं लगा। दूसरे शब्दों में ये 4 भाग वाली रंग कोडेड कैलेंडर प्रणाली दृश्यमान ग्रहों की सिनोडिक अवधियों के साथ पूरी तरह से मेल खाने के लिए बहुत छोटी थी। तो ऐसा लगता है कि हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। ये रहस्य युगों तक लोगों को हैरान करता रहा, जब तक कि 2023 में विशेषज्ञों को यह एहसास नहीं हुआ कि वे इसे पूरी तरह गलत तरीके से देख रहे होंगे। शोधकर्ताओं को वास्तव में अपना नजरिया बदलने की जरूरत थी। इस प्रणाली को 819 दिनों के रूप में देखने के बजाय उन्हें इस संख्या को समय सीमा के प्रतिनिधित्व के रूप में मानने की आवश्यकता थी और समय की ये अवधि एक बहुत बहुत बड़े कैलेंडर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो सकती थी। देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा था, ये चक्र उस अवधि को ट्रैक करता हुआ प्रतीत होता है जब कोई ग्रह पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देने लगता था। ये साबित करने के लिए कि ये 819 चक्र समय सीमाएं थी, न कि वास्तविक दिन, शोधकर्ताओं को एक ऐसे ग्रह की आवश्यकता थी जो उनके सिद्धांत का समर्थन करने के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में काम कर सके। इस मामले में वो बुध था और इसका एक बहुत ही सरल कारण है। बुध की सिनोडिक अवधि 117 दिन है जो कैलेंडर की गिनती में पूरी तरह फिट बैठती है। मेरा मतलब है, यदि आप 819 को 117 से विभाजित करते हैं तो आपको 7 नंबर मिलता है। तो बुध ही एकमात्र दृश्यमान ग्रह है जिसका सिनोडिक चक्र इस अवधि में पूर्ण संख्याओं के रूप में सटीक बैठता है। बेहतरीन, अब उनके पास एक ठोस शुरुआती बिंदु था। वहां से उन्हें कैलेंडर की लंबाई को 819 दिनों की 20 अवधियों तक बढ़ाकर उसका विस्तार करने की आवश्यकता थी। अचानक एक पैटर्न उभरता है और बस ऐसे ही ग्रहों के सभी सिनोडिक चक्र सिस्टम में पूरी तरह फिट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, शनि की 378 दिनों की सिनोडिक अवधि 819 दिनों के चक्रों के बाद बिल्कुल सटीक बैठती है। शुक्र हर 5 चक्रों में संरेखित होता है।
बृहस्पति हर 19 चक्रों और मंगल, जिसे सबसे अधिक समय लगता है, उसे 20 चक्रों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, मंगल को सभी दृश्यमान ग्रहों की सिनॉडिक अवधि के साथ संरेखित होने में लगभग 45 साल लगते हैं। तो इस तरह शोधकर्ताओं ने ये निर्धारित किया कि प्राचीन सभ्यता दिनों की नहीं बल्कि समय सीमा की बात कर रही थी। माया खगोलविदों ने 20 अवधियों की एक बड़ी कैलेंडर प्रणाली के हिस्से के रूप में इस गणना को तैयार किया। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, माया के लिए सिनोडिक अवधियों का अध्ययन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? खैर, हमारे पास अभी तक इस रहस्यमय कैलेंडर के बारे में बहुत सटीक जवाब नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से जो कह सकते हैं वो ये है कि माया वास्तव में दैनिक जीवन पर ब्रह्मांड के शक्तिशाली प्रभाव में विश्वास करते थे। तो शायद वे ये विश्लेषण करना चाहते थे कि सभी दृश्यमान ग्रहों की चाल उनके अन्य कैलेंडरों के साथ कैसे मेल खाती है। बेशक ये प्रणाली ज्योतिष के बारे में माया की अद्भुत और उन्नत समझ का सिर्फ एक हिस्सा है, और ये केवल बुआई और कटाई के लिए ज्योतिषी चक्रों का उपयोग करने के बारे में नहीं था। उनके पास बहुत ही सटीक ज्ञान भी था, जैसे कि सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कैसे की जाए। पुरातत्वविदों का मानना है कि सितारों के साथ माया का संबंध उनकी दुनिया के खंडहरों में झलकता है। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित चिचेन इत्जा के प्राचीन शहर के प्रसिद्ध पिरामिड को ही लें। यदि आप इसकी सीढ़ियों के आधार को ध्यान से देखें तो आपको पत्थर में खुदा हुआ एक सांप का सिर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है, वसंत और शरद ऋतु के विषुव के दौरान जब दिन और रात बिल्कुल एक ही लंबाई के होते हैं तो सूरज सीढ़ियों पर नुकीली त्रिकोणीय परछाइयां डालता है। ये सीढ़ियों से नीचे रेंगते हुए एक सांप का भ्रम पैदा करता है। उन्होंने अपने मंदिरों में खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग कैसे किया, इसका एक और उदाहरण ग्वाटेमाला के टिकल में है। सामान्य युग के पहले वर्ष के आसपास निर्मित ये पिरामिड माया के सबसे शुरुआती खगोलीय परिसरों में से एक माना जाता है, और इसके संरेखण और अभिविन्यास ने उन्हें अविश्वसनीय सटीकता के साथ संक्रांति और विषुव को ट्रैक करने और गणना करने की अनुमति दी। माया कुशल आकाश निरीक्षक के जैसे हमारे पास गोल गुंबदों वाली आधुनिक हाईटेक वेधशालाएं हैं, उनके पास भी कुछ ऐसा ही था। मिलिया एल कारागूज है। स्पेनिश में इस नाम का अर्थ घोंघा है और यह टावर के अंदर की घुमावदार सीढ़ी को संदर्भित करता है। 906 सामान्य युग के आसपास निर्मित ये आकाश के बदलावों को देखने और सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सितारों की चाल को ट्रैक करने के लिए बेहतरीन जगह थी। आज के हमारे टेलीस्कोप, सैटेलाइट और आधुनिक उपकरणों के विपरीत माया पूरी तरह से नग्न आंखों के अवलोकन पर निर्भर थे, और यही उनकी उपलब्धियों को और भी अविश्वसनीय बनाता है।